वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पीछे वाले में किसी को कोई मसला मसाइल तो पूछे पहले, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। अच्छा जी, लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने किया था वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है पहला वो है रिव्यू ऑफ एक्विजिशन प्रोसेस फॉर आउटसोर्सिंग। अच्छा देखें, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ना दो तीन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंपनीज ने आइडेंटिफाई किया, और उन प्रॉब्लम्स का फिर सलूशन उन्होंने जो सोचा वो आपके सामने आउटसोर्सिंग कहलाने लगा। बेसिकली हुआ क्या कि बिजनेस competitiveness जब इंक्रीज हुई ना, तो हुआ ये कि अब कंपनीज दो चार चीजें कर सकती हैं। नंबर वन, या तो वो हाईली क्वालिफाइड ट्रेन्ड स्टाफ रख लें। अगर ये रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कॉस्ट है एडमिन की वो इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट अगर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग ना करें, हल्की कर लें, तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि आप बाद में ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर दें। अच्छा, अब फिर उस पर कॉस्ट आएगी। फिर क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि वहाँ पे कंपनीज को ये डर है कि भाई अगर इस एरिया में हमारे कंपेटिटर ने हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया तो हम कहीं पीछे ना रह जाएं। तो वो दूसरी कंपनी की कोशिश ये होती है कि अगर हम उससे ज़्यादा बेटर मैनर में ये चीज़ प्रोवाइड कर देंगे तो हम कंपेटिटिव एडवांटेज ले लेंगे। तो कुछ ऐसे एरियाज बेसिकली सबसे पहले होने ये लगा कि लोग कंपनीज ने बिजनेसेस ने बेसिकली अपने आप को डिवाइड करना शुरू किया कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज में। फिर जो नॉन कोर एक्टिविटीज थी वो उन्होंने आउटसोर्स करना शुरू कर दी। क्यों करनी शुरू कर दी? उन्होंने कहा भाई कि अगर हम इसकी एक पर्टिकुलर फिक्स कॉस्ट बर्दाश्त कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम यहाँ से फिर भी कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं ले पा रहे, लूप होल है, हमारा कंपेटिटर यहाँ से ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा और हमें बिजनेस में पीछे छोड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि हम क्या करें, उस चीज़ को आउटसोर्स कर दें। क्योंकि हम वो बेटर मैनर में कर नहीं सकते, फिर हमारी कोर कॉम्पिटेंसी भी नहीं है उस चीज़ के अंदर, तो बेहतर ये है कि भाई उस चीज़ को आउटसोर्स कर देना बेहतर। और यहाँ पे इसको टॉपिक को लाने का मतलब क्यों है, क्योंकि असल में अब मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आईटी है ना, दो मेन डिपार्टमेंट्स, एक आईटी का और एक सिक्योरिटी का, ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में आउटसोर्स किए होते हैं। तो क्योंकि आईटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम ये पढ़ रहे थे पिछला भी, और ये तो यहाँ पे ये आउटसोर्सिंग बेसिकली उसने इसी वजह से डाली। अब क्यों देखें, बाज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिर्फ आईटी का यूज विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशंस, या हम बात करते हैं सिर्फ इतना लिमिटेड रोल रह गया आपके इंफ्रास्ट्रक्चर करना, या इतनी जहाँ पे जिन ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस आईटी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार कि अगर हम अब ये रखें और आईटी के बंदों का रोल इतना ज़्यादा है नहीं डेली बेसिस के ऊपर, तो उससे बेहतर ये है कि हम क्या करें, उसको आईटी को आउटसोर्स कर दें। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि हम बात कर रहे हैं कि जो अब वहाँ पे डेली सॉफ्टवेयर तो नहीं बनते और यूज होते,
वो कंपनी की लाइफ में कभी उन्होंने कोई MIS बनाया होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम बनवाया होगा, यूज करा है। तो वहां पे क्या जरूरत है? तो वो क्या करते हैं, उसको आउटसोर्स करते हैं। दो मेन चीजें। पहली चीज, कॉस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। रिस्क क्या? यही कंपटीशन का, ये बड़ा होता है। अच्छा, बाज इंडस्ट्रीज में ना ये वेव भी चली कि एवं ट्रेंड सा चला, बस लोगों ने, एक कंपनी ने आउटसोर्स किया, दूसरी ने भी कहा ठीक है जी हम भी आउटसोर्स करते थे। तो ऐसा भी देखा गया है ट्रेंड वहां पे। अब यहाँ पे कहता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस टाइम पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं आईटी को आउटसोर्स करने के लिए, तो किस सप्लायर से आप सर्विसेज रिक्वायर करेंगे, कौन सा बंदा हायर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देख लें तो आपकी सक्सेस जो होती है आउटसोर्सिंग की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें वो कहता है जो आप एवेल्युएशन प्रोसेस यूज करेंगे वो क्या होगा। नंबर वन, सबसे पहले तो आप क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करें ना, बेसिकली जिसके अंदर आप एवेल्युएट करें अल्टरनेटिव्स को। मतलब मैंने आपको कल परसों बताया था ये बात कि हर टाइम पे मोर देन वन ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं हर हाल में, आपके पास चॉइसेस होती हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है, उनमें से जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उनमें से आपने किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे वो कहता है एवेल्युएट करें कि कौन सा अल्टरनेटिव अवेलेबल है, उनमें से कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। फिर देखिए, कहता है आप सोल्यूशन आइडेंटिफाई करें, अल्टरनेटिव सोल्यूशंस के, प्रॉब्लम है तो उनके क्या सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं वो देख लें। फिर कहता है मेथड सिलेक्ट करें कि आप किस बेसिस के ऊपर अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट करें। फिर कहता है यूं ही एवेल्युएट करें, ये जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है इनको, इनके लिए भी आप एस्टेब्लिश करें कोई क्राइटेरिया और मेथड, मतलब दोनों के लिए आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट कहता है कि आप सिलेक्ट करें रिकमेंडेड सोल्यूशन। अब ये रिकमेंडेड सोल्यूशन कौन, प्रोफेशनल्स ही सारी बातें देंगे, जो फील्ड के एक्सपर्ट होंगे वो देंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव क्राइटेरिया जो आपको है वो सही लग रहा है। तो ये आपने वैल्यूएशन की होगी ना अल्टरनेटिव्स की बेसिस के ऊपर। यहाँ पे वो कहता है बेसिकली कि रिपीटेबल क्राइटेरिया बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है ना प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपने कोई क्रूशियल या क्रिटिकल डिसीजंस लेने हो, फिर जब आपने डिफाइन करना हो एक्विजिशन प्रोसेस को, ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि आप किस सप्लायर को सिलेक्ट करें। अच्छा, फिर यही नहीं, बेसिकली आपने सारी चीजें किस चीज के लिए, डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। तो कहता है बेसिकली जब आप डिसीजन ले लें या ये, तो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट हो, एविडेंस हो जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता हो कि जो आपने डिसीजन लिया है इसके बिहाइंड रैशनल क्या, लॉजिकल रीजनिंग हो। बाज का आपको ये जो डिसीजंस आप लेते हैं रिकंसीडर भी तो करने पड़ जाते हैं, उन डिसीजन को रिविजिट भी करना पड़ जाता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, ये आपको उसके ऊपर प्रॉपर बेसिस प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं, कोई इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स देखना चाह रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अब ये एक्विजिशन प्रोसेस है क्या, किस तरह से आप एक्वायर करेंगे सर्विसेज उसकी।
देखते हैं जरा। सर, वालेकुम सलाम। बिफोर गोइंग फर्दर काइंडली आप ये एस्टेब्लिशिंग द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स इसकी कोई एग्जांपल प्रोवाइड कर दें। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है ना। अब मैं मतलब आप इसमें अगर बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो आप ये देखें ना कि आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन कौन से हैं। लाइक अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कि आपके पास ईआरपी सिस्टम्स भी हैं, ठीक है, आपके पास हर अलग से सिस्टम भी अवेलेबल है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि आप ईआरपी यूज़ करें, बाकी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ना यूज़ करें? अल्टरनेटिव तो है ना। अब दूसरा आप देखें, ये MIS DSS कब करना, अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है। अब ये है कि मैं ये जो इस्टेब्लिश करने लगा हूँ क्राइटेरिया कि किस बेस के ऊपर इसकी वैल्यूएशन होगी। हर ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएशन क्राइटेरिया अपना अपना होता है। बट एक जो मेजर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस होती है वो ये होती है, सबसे पहले क्या आप इन हाउस रिसोर्स उसको रख सकते हैं। अगर नहीं रख सकते तो पहली बात ये कि इन हाउस रिसोर्स रखने की कॉस्ट, बाकी सारा कुछ कि आपका कंपेटिटर उससे कंपेटिटिव एडवांटेज तो नहीं ले लेगा, ये एनालाइज करेंगे आप। मार्केट में कंपेटिटिव पोजीशन चेक की जाती है। फिर साथ ही साथ ये देखा जाता है कि अगर आप आउटसोर्स करने जा रहे हैं तो उसमें भी फिर आपने अल्टरनेटिव क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करना है वहाँ पे कि उसकी बेसिस पे कॉस्ट एवेल्युएशन बेंचमार्क्स आप करते हैं कि बेसिकली आप क्या चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं, टारगेट क्या है। ये डिफरेंट इसमें प्रोसीजरल एवेल्युएशंस जो है ना वो होती है, जी जिसकी बेस पे आप ये डिसाइड करते हैं। हाँ, जो बात क्लियर है। ओके सर, क्लियर है सर। ये फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट सिलेक्टिंग हम्म। मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, हम्म। मेथड हम्म। सर, मेथड का क्या मतलब है यहाँ पर? मैं मेथड इसमें अब यही है कि जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जो इसमें से देखे ना, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जितने भी टूल्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, उनमें अपनी अपनी। अब जिस तरह आपके फाइनेंशियल के टूल्स हैं उसकी अपनी अपनी वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे भी वो कहता है कि आप जो मेथड कर रहे हैं, जिस तरह हमने बात की थी कि पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था कॉस्ट, जो प्राइसिंग मेथडोलॉजीज की बात की थी ना। तो इसी तरह कॉस्ट मेथडोलॉजीज है, आप कॉस्टिंग किस तरह से करेंगे पर्टिकुलरली। ये जो कंपेटिटिव इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, ये क्या करेंगे आप, जिस तरह स्वॉट एनालिसिस यूज होता है, आपने अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो वो कहता है बेसिकली यहाँ पे आप वो क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करेंगे कि अल्टरनेटिव को अडॉप्ट करने के लिए जो आप मेथड यूज करने लगे वो किस बेसिस के ऊपर होगा। मतलब वो जो मेथड होगा जिस बेस पे आप उसकी सिलेक्शन करेंगे, उस मेथड की भी सिलेक्शन कैसे होगी। अब वो कॉमन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस होगी तो हम कहेंगे यस। अब जिस तरह आप कई रेशियोज फाइनेंशियल कैलकुलेट करते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस डिफरेंट होती। बैंकिंग में कुछ और है, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ और। बात समझ आई जो आप। ओके सर, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कहता है, तो ये जो एक्विजिशन प्रोसेस है, अब आप देख रहे हैं कि जी ये जो आउटसोर्सिंग का प्रोसेस आपने एक्वायर करना है, अब ये किस बेसिस पे करें। देखिए पहली बात, कंपनी हमेशा ना क्या चीज देखती है। पहले तो आपको अपनी आप के बारे में ना दो बातें क्लियर होनी चाहिए एज ए कंपनी। क्या आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड है या कस्टमर ओरिएंटेड है? अगर प्रोडक्ट ओरिएंटेड है तो फिर आप कभी भी कस्टमर की परवाह नहीं करते, और फिर वो जो आपने जिस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं आप बिल्कुल उस बेसिस के ऊपर जाते हैं। बट अगर आप कस्टमर ओरिएंटेड हैं तो फिर यहाँ पे असल में कस्टमर की चॉइस, कस्टमर की नीड इंपॉर्टेंट है कि आपका कस्टमर आपसे क्या चीज चाह रहा है। तो जो आपने चीज कस्टमर एंड पे देखनी है, वो प्रोडक्ट जो रिक्वायर कर रहा है, फिर आप सारे का सारा प्रोसेस कस्टमर को माइंड में रख के कंसीडर करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, अब ये कहता है कि बेसिकली आप एक्विजिशन प्रोसेस, यानी कि ये जो ऊपर हमने बात की, ये देख लेते हैं जब इम्प्लीमेंट कर लें प्रोसेस, सप्लायर रिक्वायर करने का बाकी सारा कुछ। तो कहते हैं जब आप सक्सेसफुली इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लें तो बेसिकली उसकी वजह से क्या, उसकी आउटकम कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे होंगे या क्या होगा।
कहता है अगर आपने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया ना प्रोसेस, तो पहली बात आपने सबसे पहली चीज क्या एस्टेब्लिश करनी होती है? एक्विजिशन नीड। ठीक है ना? आप अब जब तक कंपनी को कोई टॉप मैनेजमेंट को ये जस्टिफाई नहीं करेंगे जी कि आप ये डिपार्टमेंट क्यों आउटसोर्स करने जा रहे हैं, तो टॉप मैनेजमेंट उसको कंसीडर कैसे कर सकती? तो पहले तो यहाँ पे ये बात है ना कि आपको जरूरत क्यों पड़ रही है ये कि जी आप आईटी को ये आउटसोर्स करें, पहली बात। फिर आप गोल सेट करते हैं क्या चीजें जो कि आप इस चीज से अचीव करना चाह रहे हैं। फिर कहता है आप जो मतलब आप उनसे सर्विसेज या प्रोडक्ट लेंगे उसका मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। मैं मिनिमम का वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज करता हूँ कि हर चीज आपने ना एक क्राइटेरिया रखा होता है और वो आप मिनिमम लेवल मिनिमम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट करते हो। मैक्सिमम पे जाके कभी भी कोई चीज नहीं की जाती। नंबर 2, उसके बाद कहता है एग्रीमेंट डेवलप करें, जिसमें बेसिकली आप अपनी एक्सपेक्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइबिलिटीज एक्वायरर और सप्लायर की दोनों की डिस्कस करें। अब एग्रीमेंट क्यों है? एग्रीमेंट का मतलब ही क्या है? दोनों पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंसस से वो चीज एग्री। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लाइबिलिटीज क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सप्लायर से, ये क्लियर होना चाहिए। अगर है तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन अगर हुई भी है तो आपका आउटसोर्स सक्सेसफुल होगा, पक्की बात। फिर कहता है अगर आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं एक्विजिशन का प्रोसेस, और वो सक्सेसफुल कब होगा? जब आपने वन और मोर सप्लायर्स को एक शॉर्ट लिस्ट किया और सेलेक्ट किया। क्यों? वो हमने मर्जर एक्विजिशन के प्रोसेस में पढ़ा था ना, क्यों आपने एक से ज्यादा ऑप्शन रखनी है। क्यों? अगर खुदा ना हास्ता एक ने अगर रिजेक्शन कर भी दी तो आपके पास दूसरी ऑप्शन तो हो ना। मे बी वो आपकी बाद में जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो मे बी उस पर बाद में पूरा ना उतरे या ये आपसे जब बातचीत हो तो क्या फायदा? फिर आपको सारा प्रोसेस दोबारा कंडक्ट करना पड़ेगा। इतना टाइम तो नहीं होता ना बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो उस केस में क्या है? सिंपली आप दूसरे को कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद कहता है कि जो सर्विस आप एक्वायर कर रहे हैं प्रोडक्ट, क्या वो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव कर पा रही है? अब अगर सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव नहीं हो पा रहा तो भाई उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल है। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर आपकी अच्छा दे भी दिया बट आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही, फिर क्या करेंगे? फिर भी प्रॉब्लम। उसके बाद कहता है आप एक्विजिशन प्रोसेस को ना जरा अच्छी तरह से लुक आफ्टर करें, मॉनिटर करें, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, वो जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपको कहीं पे प्रॉब्लमेटिक ना कर, लाइक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, लाइक इन टर्म्स ऑफ हम बात करें शेड्यूल, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, स्कोप ना इंक्रीज हो जाए, कई सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद
नेक्स्ट कहता है सप्लायर डिलीवरेबल्स आर एक्सेप्टेड। बात आपका अपना क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, बाकी सारा कुछ है, तो वो बाजू का तो आपका क्वालिटी कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करता या मिनिमम। हाँ, वो मिनिमम क्राइटेरिया मीटअप नहीं कर पाते, स्टैंडर्ड मीटअप नहीं कर पाते, तो सीधी सी बात है, रिजेक्ट हो गया। क्योंकि असल में आपकी रेपुटेशन खराब होनी है, सप्लायर तो बैक एंड पे किसी को क्या पता ये सप्लायर है, आप तो डिस्क्लोज नहीं करते ना। या आप उस टाइम पे ये तो नहीं रोने बैठ जाएंगे यार हमने तो बड़ी कोशिश की बट हमारे सप्लायर की तरफ से ये सर्विस खराब हुई है। उसके बाद फिर कहता है कि अगर आपने कोई आइडेंटिफाई कर ली, कोई ओपन आइटम है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसके बारे में कोई सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन ड्रा नहीं कर पा रहे, तो भी प्रॉब्लम, तो इसका मतलब है वो एक्वायरर और सप्लायर के दरमियान एक पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रा होना चाहिए चीज़ों के ऊपर, और हर चीज़ ओपन होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली देखें, ये कह देना बातें सारी बड़ा आसान होता है। जो लोग इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप उनसे पूछे ना, जितनी हर्डल्स आती हैं आपकी सोच है, पेमेंट इश्यूज, बाकी इश्यूज, बहुत सारे मैटर्स। और अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन रेंट कर रही होती है सर्विस, रेपुटेशन खराब होती है। आप ना कुछ कर सकते हैं, ना बार बार सप्लायर स्विच कर सकते हैं, बहुत सारी लिमिटेशन। उन इन सा, सारी की सारी लिमिटेशंस को हर कोई एड्रेस नहीं कर पाता, प्रॉब्लम तो आएंगी जब ये हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस दफा के पेपर के अंदर लगता है, क्योंकि बाकी उसने जो चीज़ें टेस्ट की हैं, जो रह गई हैं रिमेनिंग, हम मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, क्योंकि इसमें वो मैयर्स हैं जो कि आपने मेंटेनेंस के लिए यूज़ करने होते हैं। तो जी, मेरा गला बिल्कुल जाम हो गया मुझको, सबर एक। 2 मिनट मुझे दे देना, अगर आप पुलिस कर लूँ तो मेरा ये गला जो है ना, ये रवा बोला नहीं जाता। 2 मिनट से
चलें। अच्छा, अब ये कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस क्या है। अच्छा, ये टॉपिक ना दो मेन डोमेन्स के ऊपर आता है, क्योंकि असल में इंफॉर्मेशन सिस्टम इटसेल्फ सॉफ्टवेयर है, नॉट अ हार्डवेयर। जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें या ओवरऑल इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन ना वो मॉडिफाई करके भी दे सकता है पेपर में आपको, इसको सॉफ्टवेयर का वर्ड भी यूज करके दे सकता है, ठीक है, कि प्रैक्टिसेस क्या है या ये, या वैसे कह सकता है कि जो आईटी सिस्टम के लिए जो मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है, यानी कि यूं भी कह सकता है। तो ये इसके दो तीन लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज जो है ना वो यूज होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बात, प्रॉब्लम्स पता है किस वजह से अराइज होते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो साइबर और बाकी सारी चीजें हमने देखी थी उसमें, देखिए सिस्टम में वायरस उस टाइम प्रिवेल करना शुरू करता है जब उसको लूप होल नजर आते हैं। आपकी फाइल्स अपडेट नहीं हो रही, आप प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे सिस्टम्स, सारा कुछ आउट ऑफ डेट हो गया वेरिएंट, आप अपडेट नहीं कर पा रहे, इस किस्म की जो बातें होती है ना ये, यहाँ पे भी ये बातें, पहले तो ये चीज़ है ना आपने इसी चीज़ को इंश्योर करना है, साथ साथ फिर वो कहता है बेसिकली चार मेजर्स हैं जिनको आपने अपने माइंड के अंदर रखना। सबसे पहला कहता है आपके पास कौन सा करेक्टिव मेंटेनेंस जो है ना वो है। और करेक्टिव मेंटेनेंस में बेसिकली क्या है, किसी भी किस्म की जो मेंटेनेंस है वो, मतलब ऐसी चीज जिससे किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट, कोई एरर, कोई भी चीज आ सकती है, वो डिजाइन, लॉजिक्स, कोड्स, कुछ भी ऐसी चीज जो आपने डिजाइन की हुई थी, अब उसमें कोई प्रॉब्लम है। और इसके बारे में आपको पता कहाँ से चलता है, बग रिपोर्ट से। बग रिपोर्ट्स होती हैं, आपको पता लग जाता है एरर कहाँ आ रहा है, सॉफ्टवेयर क्यों नहीं प्रॉपरली रन कर रहा, क्या है क्या नहीं, तो पता चल जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है कि ये चीज हो रही है, आपकी सर्विस में प्रॉब्लम आ रहा है और आप वो रिमूव कर लें इससे पहले। अब देखिए ना कई ऐसे सर्विसेज हैं वो आपको बता देते हैं, अच्छा यार इस टाइम पे सिस्टम लो रहेगा, अपग्रेड हमने करना है या ये। अब कस्टमर को पता होता है यार मेरी कंपनी इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है सर्विसेज को कि भाई कोई प्रॉब्लम आया वो अब चाह रहे हैं इस चीज को अपग्रेड करना। तो वो है, आप में से कई लोग जो नया टेल यूज कर रहे हो उनको एक्सपीरियंस है सर्विसेज का, महीने में एक आध दफा लाजमी उनके जो होता है ना वो मेंटेनेंस पे जाता है, वो स्पीड लो होने ही नहीं देते। किस वजह से होता है, उनको पता होता है यार ये अब हो गया है सारा कुछ, अब बाकी सारी चीजें अपडेशन उसमें रिक्वायर्ड है, तो वो वक्त के साथ साथ उसको अपडेट कर। अच्छा, बाज बार ना कई सिस्टम्स में रॉन्ग फाइल रन करने से भी ये प्रॉब्लम आ जाते हैं, कि उसके अंदर वो जो उसके बाय डिफॉल्ट जो कह लें कि फीचर्स होते हैं ना ये वो हिल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी, सॉफ्टवेयर प्रॉपरली रन नहीं कर रहा होता ये, तो ये भी आप चेक करें, ये भी इसी के अंदर है। आप उस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करें ताकि आपके बाकी सारी प्रोग्राम करेक्टिव मैनर के अंदर रन हो सके। उसके बाद एडाप्टिव सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अच्छा, अब ये एडाप्टिव में क्या है? कहता है बेसिकली जब आपके सॉफ्टवेयर की इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, मतलब आप कुछ चीज
एड्रेस करना चाह रहे हैं वो उससे अब एड्रेस नहीं हो पा रही। पहले आपने उसको किसी और चीज़ के लिए टेस्ट किया, उस चीज़ के लिए इंस्टॉल किया था, बट अब उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज, मतलब अब वो कहते हैं जिस तरह मोबाइल पुराने हो जाए, एंड्रॉयड वर्जन ना पुराना हो जाए तो सिस्टम की स्पीड भी स्लो हो जाती है, ये बाकी सारा कुछ। तो वो बाज का तो उस पर यूट्यूब वगैरह ये सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती। आप सॉफ्टवेयर करें, वो कहता है गूगल सर्विसेज जो है वो अब अपडेट रिक्वायर्ड है, अदरवाइज उसके बगैर सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। ये क्लाउड स्टोरेज जो बेशक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई चेंजेस है, बाकी सारा कुछ है वो है। जिस तरह आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, ये जो आपका ऑफिस 2019 आया, विंडोज 8 पे नहीं चलता, विंडोज 10, विंडोज 11 पे चलेगा। ये भी होता है। फिर कहता है बाज का, तो ये जो एडाप्टिव सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होती है, ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज रूल्स को भी रिफ्लेक्ट कर रही थी, कंटिन्यूस की जाती है, अपडेशन की जाती है, सर्विसेज की जाती है, वेंडर्स की तरफ से मॉडिफिकेशन अगर कोई हो रही है वो भी। तो ये जितनी भी नेसेसिटेट आपकी अपडेशन होती है जो कि आपको चाहिए होती है, वो करनी जरूरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है परफेक्टिव सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। परफेक्टिव में क्या है कि इधर आपने बेसिकली मेन फोकस जो आपका है वो क्या है, रिक्वायरमेंट्स फीचर्स के ऊपर। कि मतलब आपकी सिस्टम की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स या फीचर होती है ना, हर बंदे को अपने हिसाब से सिस्टम चाहिए होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फाइनेंस वालों का अपनी नीड है, आईटी वालों की अपनी है, बड़े हैवी सिस्टम रिक्वायर्ड होते हैं, तो अपना अपना। देखें अब यूजर जो कि उसको यूज कर रहा होता है सॉफ्टवेयर या ये, हम बात कर बहुत सारी चीजों को ना नजरअंदाज कर देते हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या सॉफ्टवेयर की चीजें हैं। बाज का तो आपको इनहेंस चाहिए होते हैं फीचर्स, बट नहीं अवेलेबल होते। हम ऐसे फीचर चाह रहे होते हैं ताकि हमारा यूजर एक्सपीरियंस इनहेंस हो, बट क्या करें। तो ये कहता है कि ऐसी चीजें या ऐसे फीचर्स जो कि फर्दर अब रिक्वायर्ड नहीं होते, जो कि आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आपका सिस्टम परफेक्टली रन नहीं करेगा, उनकी वजह से उनको निकाल दो। मतलब आउटडेटेड वर्जन्स, अननेसेसरी जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए होते हैं। तो इसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है ना। तो देखें अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से अगर आप बात करें कि अननेसेसरी उसके अंदर डेटा किया हुआ है आपने रिकॉर्ड, और ये जिसकी नहीं है ज़रूरत, या मॉडिफाई करना आपको याद नहीं रहा, या कुछ भी ऐसा वैसा, फिर साथ साथ आप अपने सिस्टम को साथ साथ अपग्रेड भी नहीं करते, अपडेट भी नहीं करते, तो वो तो अल्टीमेटली आपके लिए नुकसान है। अल्टीमेटली वो वायरस तो आप खुद खुलेआम छोड़ रहे हैं, मतलब कि आओ भाई शेर मुझे मार खा, बैल जो भी है। ये अननेसेसरी है बिल्कुल। इनका कोई आपके किसी गोल से कोई तल्लक नहीं होगा, या आपके सिस्टम को प्रॉपरली रन नहीं करने देंगे कुछ भी।
उसके बाद कहता है प्रिवेंटिव सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है। अच्छा जी, प्रिवेंटिव सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या चीज आती है? कि देखिए, आपको पता है अपडेट की जरूरत है, आपने अपडेट कर दिया, अपडेट को अडॉप्ट भी कर लिया, क्यों कर लिया? मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक चीज को वो आपने बहुत टाइम पीरियड तक यूज करना होता है, ताकि आपको उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नजर ना आए। आप जब भी ये देखें, विंडो का जो मर्जी पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं, अब इससे आप ये सोचें ना, ये जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं विंडो का, ये तो होता क्या है? क्या आपको साथ ही वो अपडेट देता है कि नहीं देता? मोबाइल आप नहीं लेते, एंड्रॉइड का वर्जन, वो साथ ही अपडेट देता है नहीं देता? देता है। क्यों? ताकि आप बाद में जब फर्स्ट एक्सपीरियंस करें, उसको यूज करने लगे हैं, तो आपको बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस हो, तो प्रॉब्लम को हर्डल ना हो। तो वो कहता है आपका कुछ प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, प्रिवेंशन होनी चाहिए, कि आपका कोई सॉफ्टवेयर डिट्रॉइट हो रहा है या कुछ उसको मसला आ रहा है, तो वो आप उसको कंटिन्यूअसली चेंज अडॉप्ट करते हैं। तो कहता है कंटिन्यूअसली अपनी चीज़ों को अपडेट करना। फिर कहता है जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो जो रिस्क होते हैं सॉफ्टवेयर के, जो ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मतलब आप बड़े आसान से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के, स्टेबल रहता है, अंडरस्टैंडेबल रहता है, मेंटेनेबल रहता है, उसके क्रैश होने के चांसेस नहीं। ये भी कह सकते हैं, फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई अपडेट अवेलेबल है, तो उसको उस टाइम पे अपडेट कर लें, ताकि वो आगे उस टाइम तक, जब तक उसकी वो अपडेट है, उस टाइम पीरियड तक आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम उसके अंदर फेस ना करनी पड़े। कोई क्वेश्चन है तो पूछें यहाँ तक। आगे चलते हैं। आगे है चेंज मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा अच्छा, ये जो बात कर रहा है ना, चेंज मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या है? कि बेसिकली जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, इससे आपने न्यू स्टेट की तरफ मूव करना, चेंज आना। अच्छा, पहली बात यहाँ पे ये देखिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज कब रिक्वायर होती है। अच्छा, जो कि कस्टमाइज्ड आते हैं ना, या ये इनके अंदर तो आपको कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं। ये जो टेलर्ड होते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर पाती है, ये प्रॉब्लम उनके अंदर आती है। अब कस्टमर मतलब अब एक्सेल आप यूज कर रहे हैं, वो आपकी स्कोप से बाहर निकल गई, आप उससे वो नहीं चीज कर पा रहे। अब उसमें आप क्या चीज ऐड या लेस कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, कोई सपोर्ट नहीं अवेलेबल। बट ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके अंदर आपको सपोर्ट टेलर्ड है, बेस्ट बॉक्स है जो, मतलब, तो उसमें तो आपको सपोर्ट अवेलेबल है। अब ऑर्गेनाइजेशनल नीड बदलती है, आपकी डिमांड चेंज हो जाती है, आप उन्हें कहते हैं जी हमें ये चीज दे दें, वो आपको चेंज करके दे देते हैं उसके अंदर। रिपोर्टिंग में चेंज लाना है, कोड्स में चेंज लाना है, डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हैं आप उससे, वो उसमें कोई चेंज लाना है, प्रोसेस में कोई चेंज लाना है, वो।
अब यहाँ पे कहते हैं जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको हमेशा ज़रूरत होती है किसकी, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अच्छा, वो ये कहता है कि ये जो चेंज मैनेजमेंट है ये इसके किसी फेज के अंदर नहीं आता, ये अलग से एक प्रोसेस है। क्योंकि हमने SLDC के पीछे प्रोसेस देखा था, पूरे का पूरा स्टेजेस पढ़ी थी, उसमें कहीं पे भी उसने चेंज की बात नहीं की। तो ये वो कह रहा है कि ये जो चेंज मैनेजमेंट टूल है या ये बाकी सारी चीजें अडॉप्ट करते हैं, आप कंट्रोल करते हैं, बेसिकली ये क्या है कि आपने हर चीज को देख के असेस करने के बाद, बाकी एनालाइज करने के बाद आपने क्या करना है, चॉइस लेनी है कि आपको अब चेंज की जरूरत है या नहीं है। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ वो चीज सही प्रॉपरली अलाइन नहीं हो पा रही होगी, उसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम अराइज हो रहे होंगे कि जो कि करंट उन चीजों को एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो आप चेंज डिमांड करते हैं ना, अदरवाइज तो चेंज नहीं आती। इसका मतलब है चेंज जब नेसेसरी होती है तो उसको फिर एड्रेस करना होगा। यहाँ पे कहता है प्रोसेस क्या है जी आपके चेंज मैनेजमेंट का। नंबर 1 सबसे पहले कहते हैं क्रिएटिंग अ रिक्वेस्ट फॉर चेंज। जारी बात है किसी की तरफ से आएगी ना, सॉफ्टवेयर है तो हम IT मैनेजर की बात करें, उसको मसला आ रहा होगा, या मैनेजर कोई जो MIS DSS या कोई भी जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई प्रॉपर चीजें वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे होंगे, वहां पे उनको नजर आएगा, वो फिर कहेंगे कि यार ये देखें इसको चेंज करने की जरूरत है। मुझे वो एग्जांपल याद आ गई। देखिए ना, इसी सिस्टम को चेंज की जरूरत थी तो पिछली गवर्नमेंट आई थी। इसी सिस्टम को चेंज की जरूरत थी, दूसरी आ गई। तो यही है चेंज, क्या कर सकते हैं। आगे कहते हैं रिव्यूइंग एंड असेसिंग ए रिक्वेस्ट फॉर चेंज। पहले अब रिव्यू करेंगे ना, असेस करेंगे। अब किसी के कहने पे तो चेंज नहीं आ सकती ना। अब मैं कहूँ जी अच्छा ये सिस्टम खराब हो गया, ये हो गया, अब जब तक उसकी एवेल्युएशन असेस नहीं कराएंगे, आप रिव्यू नहीं कराएंगे कि वाकई ही क्या ये प्रॉब्लम्स हैं, तो जब तक आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे सारा कुछ नहीं होगा, तब तक आप तो नहीं कर सकते, तब तक हम उसको नहीं कह सकते। ये है क्या आप करेंगे। नेक्स्ट कहता है प्लानिंग दी चेंज। अब जाहिर बात है ये असल चीज तो ये कि प्लानिंग में अब आपने क्या करना है, नंबर 1 पहले तो ऑब्जेक्टिव गोल सेट करना ना, करना आप इसे अचीव क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी फार्मुलेट करेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे, ये तो प्लानिंग के में पूरा ये काम होगा। फिर आप टेस्ट करेंगे चेंज को, जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सूटेबल है या नहीं। हमने भी पीछे टेस्ट किया था कि नहीं किया था, किया था ना। अब इनको भी टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे, फिर एक दफा और टेस्ट करेंगे, बस यही रहेगा। फिर कहता है क्रिएटिंग अ चेंज प्रपोजल। कि जी यस हमें चेंज की जरूरत है। अच्छा, अब मुझे पता है जवाब के माइंड में एक क्वेश्चन आने वाला है, उसका आंसर मैं उसको पहले से ही दे देता हूँ। ये जो चेंज प्रपोजल है ये तो यहाँ पे भी इनिशियल भी है, ये यहाँ पे भी कह रहा है। अच्छा, बाज कंपनीज बेसिकली ना ये जो टेस्टिंग फेज होती है या टेस्ट करते हैं पहले, वो बाद में प्रपोजल जो होता है वो देते हैं, वो कहते हैं यस ये चेंज हर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे अभी तक 100% श्योर नहीं थे, आप रिव्यू कर रहे थे। तो वो जब आपने देखा तो उसके बाद आपने कहा यस भाई ये तो चीज हमने करके देखी है, हो गई है, चेंज चाहिए हर हाल में। तो उसमें फिर वो कमेटी बैठे जो भी है वो डिसीजन लेगी, तो फिर वो वहां पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों।
क्योंकि आपने बेसिकली ऊपर टॉप मैनेजमेंट का माइंड भी तो बनाना है। अभी जब आप पहला प्रपोजल भेजते हैं ना कि अब ये है रिक्वायर्ड है तो ये है, अब वहां पे तो उनका होता है जब वो कॉस्ट पढ़ते हैं ना और बाकी सारी चीजें कहते हैं नहीं ये क्यों, ऐसे क्या हो सकता है, ये है वो है। अब आपने जस्टिफाई भी तो करके देना है कि यस हमने ये प्रैक्टिकल करके देख लिए, यहाँ पे ये चेंज नेसेसिटेट है हर हाल में, प्रॉब्लम तो है। फिर कहता है अगला, जब हो गया आपने टेस्ट कर लिया सारा कुछ नजर आ गया, रिपोर्ट भी भेज दी उनको, कहता है चुप करके चेंज को इम्प्लीमेंट कर। ऐसे ही होता है, फिर आपके सामने ही कुछ दिनों की चेंज है पहले की, हो जाता है। फिर कहते हैं रिव्यू करें चेंज परफॉर्मेंस को। अब चेंज आ गई, इंप्लीमेंट हो गई, अब आपने उसको रिव्यू करना, आउटकम क्या आ रहा है उसका, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, आपकी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड है कि नहीं। फिर कहते हैं जब हो जाए तो बस फिर अब चेंज के प्रोसेस को क्लोज करते हैं ना। सुनामी थम जाता होता है। अच्छा वैसे एक चीज मुझे अभी कहीं से किसी ने बताया कि सुना, पता लगा है कि 30 दिन के अंदर उनका फैसला भी है फॉरेन फंडिंग केस का भी, ताहयात पाबंदी लगने के भी चांसेस हैं। देखते हैं क्या होता है। बड़ा मजा आ रहा है आजकल, यकीन माने मैं तो, क्या लोग पहले देखते हैं ना तो स्टेज ड्रामा देखेंगे तो मूवी देखेंगे इंजॉयमेंट, आजकल आप पाकिस्तानी सियासत देखें आपको इंजॉयमेंट मिल जाएगी, सारे दिन की रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी, इंजॉय। पर्सनल नहीं होना चाहिए इन चीजों, सिर्फ इंजॉय करें सिचुएशन। आगे कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज मैनेजमेंट क्या है, क्यों हुआ, किधर। नंबर वन, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की। देखिए आप कोशिश कर रहे होते हैं, बार बार फेल हो रहे होते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई होती, इसका मतलब है चीजें रिकंसीडर करने की जरूरत है, चेंज जरूरी है। नंबर टू, इंगेजमेंट ज्यादा। पहले आप चीजों के साथ इतने इंगेज नहीं होते, आपको अंदर लूप होल्स और बाकी सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता। उसके बाद कहता है फॉर एनहेंसिंग इनोवेशन, क्रिएटिविटी इनोवेशन का ज्यादा हो ऑर्गेनाइजेशन, वो न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कराई जाए, न्यू रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, इन सब के लिए चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहता है सोर्सेज क्या है चेंज, कहाँ कहाँ से चेंज इंप्लीमेंट की जा सकती है। तो नंबर वन, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग कर लें, बस सिंपल। सेंट्रलाइज था डिसेंट्रलाइज कर लें, टाल था तो फ्लैट कर लें, न्यू मार्केट कंडीशंस को असेस करें और एड्रेस करें। अगर पुराने इक्विपमेंट से नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आप न्यू इक्विपमेंट लाएंगे तो चेंज आ जाएगी। कोई बग्स एरर्स हैं उसको फिक्स कर लें, खत्म कर लें, न्यू कस्टमर नीड्स को एड्रेस करें। ओके, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश, वहां से भी चेंज आ सकती है। बजटरी कंट्रोल्स या ये जो शेड्यूल्स या कंस्ट्रेंट्स आप देखते हैं, इनको पहले बजट अचीव नहीं होता आपने करना शुरू कर दिया, चेंज आ, सिंपल। कहता है कौन से ऐसे कंसीडरेबल एस्पेक्ट्स हैं या पॉइंट्स हैं जिनको आप ड्यूरिंग द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस कंसीडर करें। नंबर वन, सबसे पहले रीजन ऑफ चेंज। देखें ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स आपको ये चीज शो करनी पड़ेगी, नहीं तो आपने पीछे वो मेरे साथ वो पड़े चेंज के मॉडल और ये
लोग इतनी आसानी से चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। आपने उनके क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। जो लोग उस चेंज से अफेक्ट होते हैं वो बड़े मेन की स्टेक होल्डर्स होते हैं चेंज के। आपको उनको एड्रेस करना पड़ता है। किसी के एक के कहने से ये सिस्टम खराब हो गया या ये हो गया वो हो गया नहीं। आपको अगर है तो वो बंदा डिफाइन करेगा कैसे और क्यों। फिर दूसरी बात, चेंज की बात करना अच्छा है, बट साथ कहता है रिजल्ट ऑफ चेंज क्या होगा, वो जो आज है। नो, ऐसी चेंज नहीं चाहिए। ये रिजल्ट क्या होना चाहिए चेंज का, जो आपने ऊपर वो प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किया है ना, अगर वो ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है, लाइन है, उसके अंदर कोई इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट अराइज नहीं हो रहे, देन ओके, फिर ठीक है। कितना पोर्शन चेंज करना है, क्या सुनामी लाना है या कोई छोटी मोटी कॉन्सिक्वेंसी को चेंज जो है वो, तो कितना पोर्शन चेंज करना है, ये भी एड्रेसेबल। क्योंकि होल चेंज बड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए फिर आपको हर चीज को खत्म करके न्यू चीजें एस्टेब्लिश करनी होती है। और ये इतनी आसानी से होता नहीं है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं अवेलेबल होते। सिंपल। उसके बाद पर्सन विल चेंज, कौन से को करना। फिर कहता है रिस्क इन्वॉल्व इन चेंज, कौन से रिस्क एसोसिएट है चेंज। क्योंकि अगर रिस्क एड्रेसेबल नहीं है ना तो फिर बड़ा मसला है। उसके बाद कहता है अल्टरनेटिव टू चेंज, क्या चेंज के अलावा कोई और हल है, दरमियान का रास्ता है। यस, रिजाइन कर दें, है रास्ता। असम्बलियां तोड़ के भागे, है रास्ता, अल्टरनेटिव तो है। आसानी से रास्ता मिल जाएगा ना, निकल सकते हैं। उसके बाद कहता है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर चेंज, कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। ये आप प्लानिंग के ऊपर कर चुके थे, यहाँ पे बेसिकली इसको ये कहना चाहिए, मेरे एक चीज यहाँ पे कंसीडर, कि जो रिसोर्सेज थे वो आपने प्रॉपरली क्या प्रोवाइड कर दिए, ये चीज कंसीडर करने की जरूरत है। फिर अगर एक चेंज है या मल्टीपल चेंजेस हैं तो उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं, ये समझे। जिन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है उनके अंदर शऊर भी आ जाता है। चेंजेस में आपस में रिलेशनशिप के जितना कुछ होता है उसके बैक एंड पे कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट, और ये बाकी सारा कुछ होता है। जी जनाब, पूछें, अब आपकी बारी है क्वेश्चन। सुना है पेट्रोल महंगा हो रहा है, किसी ने सुना है। सर पास पेपर में क्वेश्चन आया है, नेम ऑफ फोर प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये टॉपिक सेम है चेन मैनेजमेंट और नहीं लड़के, सप्लाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट लड़के, मैथ मैथ मैथ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कुछ और है।
वो जो हमने डिपार्टमेंट्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था जिसमें हमने HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन और वो पढ़े, ये लड़के तुम्हें वो चैप्टर देखना पड़ेगा। ये और है चेंज मैनेजमेंट, ये प्रोक्योरमेंट और इसके एंड पे आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, मैं रिवीजन करनी है क्लासें, कोशिश कीजिएगा आप अगली ना मिस करें। चले अगर ये में दिल भी करे तो अगला उससे वीक जो है वो तो बिल्कुल भी मिस मत करें, रिवीजन होनी है उसमें आपकी। ठीक है ना, वो मैं पास पेपर भी आपको सारे सॉल्व कराऊंगा, उसमें सामने रख के आंसर भी बता दीजिए, आपकी चीजें एड्रेस होंगी। मैं एक चीज करना चाह रहा था, मैंने कहा था कि आज ये मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे, वही है। हाँ कोई मसला नहीं, मैं हूं ना लड़के। वैसे नाम क्या है? 13029665। ओ फिदा, ये क्या हुआ? पहले कुछ और आ रहा होता है, आज कुछ और आ रहा है यार। सर हुआ कुछ इस तरह कि वो हाँ। बच्चों ने काफी ज्यादा गेम्स की हुई थी मोबाइल पे ना, तो अच्छा। मैंने उससे कहा था कि सारी एप्स डिलीट करो। तो अच्छा। उसने जितनी भी एप्स थी ना मोबाइल पे, मेरी MCB की, व्हाट्सएप, जूम, जो जो कुछ था ओए। सब कुछ डिलीट करके मुझे दिया, कहता ये लो बाबा। तो फिर मैंने जूम हमने दोबारा फॉर्मेट कर दिया। जी। गुड। आजकल तो बच्चे बस बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, ये एप्स और इनके मामले में ना बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस हैं। आप यकीन माने उनको हर चीज ओपन करनी, बाकी सारा कुछ करना उनको हमसे ज्यादा आता है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही। हम सर देखते बस रह जाते हैं, वो कर देते हैं। बस मेरी कुछ 3-4 क्लासेस मिस हुई हैं बीच में। हम्म। वो अब मैं इंशाल्लाह आपके लेक्चर ऑनलाइन सुन लूंगा। वो सुन ले, मैंने आखिरी पूरा वीक जो रखा है ना सीधा, वो फुल रिवीजन है, आपको एक एक चीज करा के जाऊंगा फुल पेपर के लिए, ऐसे जैसे वो एटम बम नहीं तैयार होता फटेगा वो होगा। ठीक हो गया सर, ये क्या आप नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे? नेक्स्ट वीक में तो अभी एक पोर्शन रहता है ना मोटिवेशनल थ्योरीज वाला, वो कवर करना है, उससे जो नेक्स्ट वीक रहता है। ठीक है, मतलब तब तक मैं ये अपना एक दफा खुद देख लूँ ताकि थोड़ा बहुत क्लियर हो। हाँ मुरीद 29 को मेरे साथ आपकी आखिरी क्लास सर वैसे पेपर इन्होंने जल्दी रख दिए हैं बहुत। है यार। देखें होने तो है ना यार, बाकी जगहों पे अब ये देखें ना, CA के पेपर लेट हुए में इतना शोर मचा हुआ है। शुक्र करे पेपर ले रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ नहीं होता, देना है। आर्ट मैं सिखाऊंगा, आपने देख लेना कर जाना सारों में इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो सर हाँ। ये जो अभी आखिरी सेशन होगा वो हम्म। रोजे के बाद ही बनेगा ना, या? नहीं नहीं, 29 तक मेरी क्लासेस एंड होनी है, मतलब ये जो 29 है, आज 15 है। ठीक। चले, 3:30 बजे क्लास शुरू होती है, तो चले मैनेज करते 5 हैं ऑफिस की टाइमिंग। कुछ थोड़ा कर ऐसे लें, बनी। क्योंकि ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगले वीक में तो चलें फिर वो मोटिवेशन थ्योरी, बट उससे अगला जो वीक है ना आपके पास, ये वाला कौन से वाला बन रहा है वाला, इसमें तो काइंडली मेरी आपसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि एज ए स्टूडेंट आपको अगर वो आपकी बॉडी ने एडवांटेज दिया हुआ है तो वो लें। यानी कि 25 से लेकर 29 वाला ये जो वीक बन रहा है आपके पास, ये है। ठीक है इसमें सर, मैं पूरा इंशाल्लाह। ये रिवाइज करूंगा, मेरी कोशिश होगी, बल्कि पीछे ये जो अगला वीक आने वाला है इसमें भी एक पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर वो जो आखिरी पोर्शन है उसको कवर कर दूं, इधर से भी हमें कोई दिन मिल जाए रिवीजन के अंदर, तो वो भी मैं चाहता हूँ कि अगर वो हो गया तो वो हम कर लें। बाकी सर आपने ग्रुप में मटेरियल तो शेयर किया हुआ है ना, नोट्स वगैरह सारे? बिल्कुल, वो मैं सारा एक दफा फिर से अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है ना। वो क्योंकि आखिरी रह गया वो भी हो जाएगा। बाकी जो वैसे आपको इंडिविजुअल लेक्चर दिए थे ना पहले, वो भी आपको इसी फॉर्म में मिल जाएंगे, वो मैंने अपडेट कर दिए हैं, वो भी मिल जाएंगे। ठीक ओके सर, ठीक ओके, बहुत शुक्रिया सर। कोई बात नहीं, हाँ जी इकरा और पूछो। आपकी एक। वालदा की तबीयत खराब थी पिछले से। हाँ अल्लाह का शुक्र है बेटा। चलिए सर, ठीक। सर ये चेंज मैनेजमेंट मुझे वाला क्या? सिनेरियो बेस्ड में प्रॉब्लम है, सिनेरियो बेस्ड के जो थे ना वो नहीं समझ आ रहा। इकड़ा टेंशन ना लें, A1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक। मैं हूँ सिनेरियो वाले में। वो आपसे मैं वही अभी आपसे वो बात करने लगा था तो वो दरमियान में बात निकल गई।
एक काम कर सकते हैं, अगर मैंने तो वो चेक करना होगा, मेरे पर तो अननेसेसरी बर्डन आएगा। अगर आप लोगों को एक ऑफर दूं, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? वो ऑफर ये है कि अगर आपके 2 मॉक ले लिए जाए। सर ये कब होंगे, जो आप लास्ट में लेक्चर लेंगे उसके लास्ट बाद? वीक में आप, हाँ उसके बाद दे दें, तैयारी के बाद दे दें आप, लास्ट के बाद। ईद से ठीक है पहले सर। देना चाहें, ईद से पहले दे दें, ईद के बाद देना चाहते हैं, ये मेरी तरफ ईद से के बाद, आपके ईद के लिए बाद। वो है। हाँ आप ईद के बाद दे दें, 2 मॉक दूंगा। मे भी हो सकता है कल को पता लगे वो इशारे के वजह पेपर में आ गया, अब क्या पता लगता है, तो पता थोड़ी होता है वक्त वक्त का। ऐसा ही है सर, ऐसा। हाँ तो आप ये मुझे चेक करने पड़ेंगे, तो मेरी तरफ से तो ये एक एडिशनल वो होगी कि वो, चले मैं चेक कर लूंगा, वो मुझे मसला नहीं। आप लोगों के लिए भला हो जाएगा। तो दो, एक छोड़ के मैं 2 मॉक ले लूंगा, आप 2 मॉक दे ठीक है। दें। और जो ये मैंने इकरा उसमें रखूंगा ना सेशन, ये जो हम रिवीजन का करने लगे हैं, तो इसके अंदर बिल्कुल जी आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगा, आपके पास वो अवेलेबल होंगे। जिस दिन वो हमने सिनेरियो टॉपिक में जिस जिसमें है, जिस तरह उसमें हमने कंपटीशन वाला किया था, उसमें वो जो पोर्टर की फोर्सेस मॉडल है, जेनेरिक स्ट्रेटजीज हो गई, वो था आईटी में जो टॉपिक है, कि उसमें जो आ सकता है सिनेरियो बेस्ड। तो वो इंशाल्लाह जब मैंने जिस दिन वो रिवीजन करानी होगी ना, तो क्लास से पहले वो केस आपके पास अवेलेबल होगा। जैसे जब मैंने क्लास लेनी होती है आपसे पहले, ये नोट्स आए होते हैं ना, तो वो भी आपके पास पहले से आए। ठीक है, तो काइंडली देखें, कोई भी टीचर ना, हम हमें सारों को पता होता है, स्टूडेंट बेशक वो टॉपर हो, जो मर्जी हो, तो उसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली जब सर पे पड़ती है स्टूडेंट तब ही जागता है। तो ये अगर एक वीक आपने सही अच्छी तरह से लगा लिया, मेरे साथ करके कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिए, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कर देंगे। मुझे पता है साथ तो कोई भी नहीं पढ़ता, और आप जैसे प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, जो कि जॉब होल्डर्स हैं, बाकी सारे हैं, इनके पास कहाँ टाइम होता, नहीं होता, ये बात सच है। बाकी सर अटेंडेंस वही 70% क्राइटेरिया है? 70, इस पे मैं बड़ा श्योर हूँ, और मैं पहले मैंने तो नोट भी किया हुआ है, बल्कि मैं पिफा के साथ लड़ूंगा, यकीन माने, मैं क्लेम भी करूंगा कि भाई ये देखें ये क्या हुआ, अगर कोई ऐसा बंदा इन्होंने अलाउ कर दिया। मैंने खुद हर चीज एक एक ट्रेंड नोट किया हुआ है, कौन कौन से लोग ऐसे थे जो स्टार्टिंग में लॉग इन करते थे और बाद में गायब हो जाते थे। आप देखिएगा तो सही, मैं करूंगा क्या उनके साथ। मैंने एक एक ट्रेंड नोट किया हुआ है, हर चीज। ये आप यहाँ पे ये अटेंडेंस होती है, मैं ये इसकी बकायदा स्नैपशॉट ले लेता हूँ। ये जो जितने लोग होते हैं, स्टार्टिंग में कितने थे, बाद में कितने हुए, आखिर में कितने रहे, और ये मैं ये, मतलब आपको लगता है ये आप लोग सारे वेले हैं, बाकियों के पास बहुत काम है। ये एजुकेशन मजाक नहीं होती है, या हम मजाक नहीं होते हैं। अगर मैंने कंप्रोमाइज किया, मैंने सारा कुछ किया, बना के ये रहा हूँ कि आपके लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, सारा कुछ करके दिया, मुझे कोई पिफा एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहा, आप लोगों के लिए किया, जिनकी जिम्मेदारी ली है मैंने। तो हम पागल थोड़ी हैं यार, आप लोगों का सारों का टाइम कीमती, आप लोग बैठे हुए, डेडिकेशन है, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। तो बाकी है वो, तो ये तो छोड़ूंगा थोड़ी, मैं तो बॉडी से क्लेम करूंगा, मुझे दिखाए नजर आइए। चलिए सर ठीक है। हाँ। तो सर वैसे टोटल लेक्चर्स कितने हो गए हैं अगर काउंटिंग में हम करें ये आज तक? मुझे मुझे 29 तक का आइडिया, 40 मेरे हाल से आज तक तो 40 आवर्स हो गए उन्हें, 40 या 41 आवर्स हो गए उनको तकरीबन। ठीक। उसका आप निकाल लें, 70% आपके पास है। ठीक हो। ठीक है जी। ठीक मुरीद वो है। पूछ लेंगे, ग्रुप में पूछ लेंगे, मैं आपको वो बॉडी की तरफ से एक मैसेज करवा दूंगा कि वो आपको कर लेंगे, जो आपका वो कोऑर्डिनेटर या ये हैं, वो एक टेक्स्ट आप कर देंगे, आपको पूछ लेंगे कि आप मौत, क्योंकि मेरे कहने से आपके कहने से नहीं होना, हर चीज़ एक प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू करेंगे कि आपको, ताकि सारे को पता हो, कल को ये कोई स्टूडेंट ना कहे जी हमें तो पता ही नहीं था ये, वो ग्रुप में ही आपको ऑफिशियल मैसेज आएगा कि आप सजेस्ट कर दें, 2-3 डेट्स ऑफर कर दी जाएंगी, इसमें से आप किस पे देना चाहते हैं, बात खत्म। ठीक है ना मुरीद? सर आपने स्टार्ट में जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो पास्ट पेपर्स में कहीं नहीं है सर, वो भी रिवीजन में इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल जी इंक्लूड करूंगा, और वो कौन से नहीं है आपको बता दूंगा, जैसे अभी आपको बताया चेंज से रेलिवेंट यही,
अभी आप बात नहीं समझते यहाँ पे मुरीद, बात ये है अभी तक आपके न्यू के हिसाब से सिर्फ 2 अटेम्प्ट में पेपर आए हैं। तो 2 अटेम्प्ट में आपका क्या हाल था, पिफा ने सारा कोर्स डाल दिया था। अभी तो कई एरियाज टेस्टेबल है ही नहीं है, तो वो सारे हैं। बट फाइनल पेपर के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो मैंने पहले कह दिया था, जो इस फॉर्मेट के अंदर फाइल है ना, वो पहले अलग अलग लेक्चर मैंने दिए, उनको नहीं कंसीडर करना। ये जो इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास फाइल है ना, जिसमें सिलेबस रेफरेंस मेंशन है, नीचे उसकी ग्रिड, ये आपकी इसका पिफा की ग्रिड के वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है, इसको फॉलो करना है। वो पहले वाले अवेलेबल हैं, उनको साइड पे कर लें, वो आपको इसमें मिल जाएगा। जो 8 फाइलें आएंगी आपके पास, 8 होने चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस रेफरेंस 8 एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 8 फाइल्स आपके पास होंगी हर सिलेबस रेफरेंस की, इसको फाइनली फॉलो करें और आपको हर चीज नजर आ जाएगी आपके पेपर की, ये इसमें है या नहीं है। जो नहीं आएगी तो वो तो कॉमन सेंस है ना लड़के, उसमें अभी तक वो इन्होंने टेस्ट नहीं किया, 2 तो अटेम्प्ट हुए कोर्स चेंज होने के बाद से स्कीम। तो अभी तो इतना कुछ तो रहता है जो कि पिफा ने देना है। और ये भी आपकी सर ये गलत है कि इनमें से कोई चीज रिपीट होगी, नहीं होगी। 2 अटेम्प्ट के पेपर हुए में आप दोनों अटेम्प्ट सामने रख के देख लें, तो वो भी, उसमें भी आपको नजर आ जाएगा कि भाई अभी तो बहुत कुछ है जो कि आने वाला रहता है। अभी तो कुछ भी इन्होंने टेस्ट नहीं किया है और वो तो आना है, इसलिए उसको देख लीजिएगा एक दफा। तो मुरीद वो भी है। बाकी एक लड़के ने कहा कंबाइन सर कर दीजिएगा, बिल्कुल जी, आपको मैं एक वो अलग अलग भी हूँ, अवेलेबल होगी चैप्टर वाइज, और साथ ही मैं आपको वो एक ही फाइल के अंदर सारे ये जो 8 की 8 ग्रिड्स हैं, ये मैं आपकी सारी की सारी इसके अंदर कंबाइन भी करके दे दूंगा, ठीक है। अच्छा सर, ये जो सिलेबस रेफरेंस के साथ है और जो हाँ, आपने इंडिविजुअल लेक्चर शेयर किए थे, इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है कि वो जो इंडिविजुअल के हिसाब से था ना, उसमें बेसिक हमने क्योंकि वो किया था मेरे अकॉर्डिंगली कि ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी, ये चीज़ बाद में होनी चाहिए थी। तो वो स्टार्टिंग में जो मैंने फॉलो किया वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली उसमें देखा था कि यार पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए था और बाद में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए था। बट ये वाला क्या है, जो कि पिफा का आपका स्टैंडर्ड वो है ना, ये उसके अकॉर्डिंगली टॉपिक्स हैं। बस ठीक ये हो गया। फर्क है, बाकी फर्क आप देख लीजिएगा। वो जो मैं डेटा भी उसके अंदर डाल के दूंगा, वो वही वही लेक्चर होंगे जो कि उसमें मोस्टली मैंने कन्वर्ट किया होगा। कुछ उसमें से ओमिट कर दूंगा जो कि अननेसेसरी मुझे लग रहा है, बाकी सारे का सारा सेम है। सर ये अभी तक आप ग्रुप में कितने शेयर कर चुके हैं सिलेबस रेफरेंसेस? अच्छा, मैं इसमें आपको गिना देता हूँ, वो सारे स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, नहीं तो मैं आज इंशाल्लाह भेज भी दूंगा। नंबर 1, अच्छा अब एक एक चीज़ के लिए माजरत, मुझे भी शर्मिंदगी होती है, आप में से कई स्टूडेंट ना बार बार मैसेज भी कर रहे होते थे, सर ये वाला लेक्चर काइंडली ये वाला भेज। आजकल ये रूटीन हुई थी, ये सीए के पेपर थे, अभी खुदा हुआ कल रात को भी मैं आखिरी क्लास पढ़ा के पता है कितने बजे हुआ था फ्री, रात को 1 बजे फ्री हुआ था, उन बच्चों को मैंने छोड़ा। तो उस पर माजरत, मुझे भी पता है कईयों को शायद बुरा भी लगेगा ये, पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके लिए काइंडली कोई बंदा बुरा ना माने। आपको हर टीम आप चीज़ आपके टाइम लेक्चर से पहले मिली है, वो नहीं आप कह सकते, तो वो मैं कर दूंगा। अच्छा, इसमें आप याद रखें, ये जो सिलेबस रेफरेंस नंबर 1 है, सिलेबस रेफरेंस नंबर 2, सिलेबस रेफरेंस नंबर 3, सिलेबस रेफरेंस नंबर 6, और सिलेबस 6 और 4, 5 और 6, या हाँ 5 और 7 ऐसे जो कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा ये जितने सिलेबस रेफरेंसेस हैं ये सारे के सारे वो हैं जो कि आप लोग एक दफ़ा, मतलब जिसको मैंने 100% कंप्लीट करके ग्रुप के अंदर दे दिया। बाकी अभी कंप्लीशन में उसके कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो रहती, तो वो आपको मैं आज ये जो कंप्लीट हो गया ना 100%, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। 5 और 8 बिल्कुल जी ये रहता है, 5 में रहता है। और ये सर बिग डेटा और फर्स्ट पोर्शन एटलीस्ट 40% मार्क बनते हैं, बिल्कुल वलीद, यही तो मेरा इनके साथ था और ये हम डिस्कस कर चुके हैं बॉडी लेवल के ऊपर भी कि भाई खुदा का वास्ता है, इनका मेन कोर्स का कंटेंट ये नहीं है कि आप उसमें ये जो आईटी का आपका पेपर बन जाता है 60% पेपर वहां से दे देते हैं सारे, जो कि गलत है।
बट अब आपने पढ़ा है तो जाहिर बात है आंसर तो करने चले। पहले चीजें अवेलेबल नहीं थी, ये जिसने पढ़ाया था मुझे नहीं पता क्या था, बहरहाल पॉसिबल। तो मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली हर हासो आम तक काइंडली जो आपके जानने वाले हैं उसमें बता दें उनको, बाकियों को। जो लास्ट वीक है मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब मैं मैसेज ग्रुप में कर दूं 9 रिवीजन स्टार्ट, तो उस दिन से काइंडली हर कोई बंदा ये इंश्योर करे कि वो क्लास मिस मत करे। आपको ऐसा आर्ट सिखाऊंगा कि आप देखिएगा पेपर में आप हर चीज खुद लिख सकेंगे। आर्ट है लिखना, रट्टे से कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा आपने किस टॉपिक में, आपको आप रजिस्टर लेके बैठेंगे, मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, इसमें आपने इस चीज को फॉलो करना है, इसमें आपने इस चीज को फॉलो करना है। बस देखिएगा आप खुद लिखेंगे और आप मुझे खुद बताएंगे पेपर के बाद कि सर मैजिक हो गया। ठीक है जी, इंशाल्लाह लास्ट मिलेंगे ट्यूसडे को लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि ग्रिड नंबर आपकी स्टेपस रेफरेंस नंबर 8 बनती है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैंने बॉडी से डिस्कस करने हैं, उसको कोशिश है मेरी वो डिस्कस करनी उसमें। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, एनालिसिस के पास पेपर्स एंड स्वाट जो है सीए के पास पेपर दिखाए थे काइंड, बिल्कुल मैं करूंगा। मैंने आपको बताया, वो अभी तक आपने देखा नहीं है, वो कंपटीशन वाला आपको वो मिला। मैंने आपको कह दिया जिस दिन आपकी ये क्लास होगी रिवीजन में, आपके पास वो सिनेरियो क्वेश्चन हर चीज उससे रेलेवेंट अवेलेबल होगी। सर रट्टा लग भी नहीं रहा, बहुत ट्राई किया है, लगन जरूरत ही नहीं है सिकंदर। ये तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने हर चीज, आप सिर्फ उस दिन रजिस्टर अपना तैयार रखिएगा, मैं बोलूंगा आप लोग वो पॉइंट लिखेंगे कि आपने ये चीज पेपर में एड्रेस करनी है। यही तो आर्ट है, आप देखिएगा। आपको मैंने इसमें से भी आगे आपको बात बता दूं, जो मॉक का मैंने आपको बताया उसका फायदा ये है, मेरी कोशिश ये है, अब ये देखिए ना पढ़ा पढ़ा के इतना बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है कि मेरा भी, आपको पता है कौन सा स्टूडेंट, हमने जिंदगी में नहीं ये सारा कुछ पढ़ा था कभी। पढ़ाने में तो अब हम पढ़ाते हैं, मजबूरी है, पैसे मिलने होते हैं ना यार, नहीं तो फीफा नहीं देता पैसे, वो तो मजबूरी है। ये पक्की बात है, पढ़ने वाले नहीं पढ़ते पूरा स्टूडेंट एंड पे। हमें भी पता है साइकी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में वो टीचर माना जाता है जो कि अपने टीचर स्टूडेंट्स को ना 12 कोर एरियाज तैयार कर दे और इन 12 में से 8 पेपर में आए हैं। असल चीज ये है, तो मैंने भी आपको यही करना है, हम यही करेंगे इंशाल्लाह। तो रट्टा की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंजॉय करें, अफ्तारी करें, अपने लिए भी दुआ करें, मेरी भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ट्यूसडे को मुलाकात होगी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये जो फाइनल हो गई है ना सिलेबस के रेफरेंस नंबर, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, बैठे बैठे ही ना ग्रुप में एक दफा फिर से सेंड कर देता हूँ। और ठीक फिर वो है जिन्होंने मांगी है कंबाइन फाइल ना, उनको फिर जब ये इंडिविजुअल भेज दूंगा, तो इंडिविजुअल भी आपके पास अवेलेबल है, वो मैं कंबाइन भी करके सारी पीडीएफ एक साथ भेज दूंगा एज ए बुक फॉर्म, ये भी भेज ठीक देता हूँ। है, और अभी उनसे कर। माजरत, जिनका मैसेज आता है बाज का रिप्लाई नहीं हुआ या वो हुआ, उनसे बहुत ज़्यादा माजरत। वो मैंने आपको इशू बता दिया अपना कि यार ये वाला चल रहा था, कि उसमें फिर इतना ज़्यादा उस टाइम पे लोड होता है, बंदे को खुद समझ नहीं आ रही होती। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू जी, इंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे। मिस मुकद्दस तो किसी के साथ मिल के बातें कर रही थी, इन्होंने पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वो मुझे नहीं पता, पर ये बातें करती रही हैं आज। देखते हैं। चलें जी, इंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे। अल्लाह ओके हाफिज। सर,